नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है डेली अपनी क्लासें लेकर आ रहे हैं। और अजमेर के चौहान अपन लोगों ने चौहान वंश के अंदर कंप्लीट कर ली है, सभ्यता अपन लोगों ने चौहान वंश के अंदर कंप्लीट कर ली है। और ऐसे फ्लो चार्ट से अपन लोगों ने सब कुछ कवर किया है, साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, जिससे कि अपना जो सिलेबस है और अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन आज की ये क्लास जो है रणथंभौर के चौहानों के ऊपर होगी। और इस क्लास के अंदर अपन लोग हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझेंगे और ऐसे ही फ्लो चार्ट से लेकर आएंगे। इन फ्लो चार्ट से हर चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, इतना क्लियर होने के बाद में अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कौन सी वीडियो, ये वाली वीडियो यानी कि जो क्लास है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक तो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक आपको मिल जाएगा हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक, ताकि आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में अगर आपको उसका रिप्लाई ना मिले तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर आप इजीली जो है अपने जो नोट्स वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में आपको एक मिलेगी वेबसाइट की लिंक, जिससे कि आप लोग जो है वहीं पर क्लासें भी देख सकते हो, वहीं से नोट्स भी ले सकते हो और वहीं से टेस्ट भी दे सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए आपके लिए उस वेबसाइट को बनाया गया है, तो आप लोग जो है वहाँ पर जाके सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट से मतलब आप क्लासें ले सकते हो, नोट्स और टेस्ट का सारा सिस्टम वहीं पर ऑलरेडी है। बट टेलीग्राम पर कोई भी न्यूज़ अपडेट वगैरह जो है वो वहाँ पर मिल जाता है। अगर आप इस क्लास को कभी देख रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर इसकी वेबसाइट की लिंक नहीं मिलती तो टेलीग्राम पर 100% मिल जाएगी। चलो, इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। साथ में आपको एक और चीज़ कि ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है अपने को कांटेक्ट कर सकता है, जिससे कि उसकी सहायता की जा सके, जैसी हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग जो है चौहान वंश की, ये रणथंभौर के जो चौहान है इनकी शुरुआती दौर को समझते हैं, जिनकी स्थापना 1194 के अंदर की जाती है। अगर आप लोगों ने अजमेर के चौहानों की कहानी पूरी कंप्लीट सुनी हो तो उसके अंदर आप लोगों को पता था कि जो गोविंदराज थे, गोविंदराज किसके बेटे थे? पृथ्वीराज चौहान के। गोविंदराज किसके बेटे थे? पृथ्वीराज चौहान के। ये गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद में कुछ 1-2 वर्ष बाद में ही इन्हें यहाँ से भगा दिया गया, इनके अजमेर से इन्हें निकाल दिया गया, इनका विद्रोह करके इन्हें निकाल दिया गया था। और जब इन्हें निकाल दिया गया तो ये वहाँ से भाग कर कहाँ पर आ गए? रणथंभौर में। कहाँ पर आ गए? रणथंभौर में। और बात है 1254 अपने 54 की, कब की? 1254 की। उस टाइम पर इन्होंने 1194 की बात है, 1254 नहीं, 1194 की बात है। 1194 के अंदर गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की क्या रख दी थी? चौहान वंश की नींव रख दी थी। अब चौहान वंश की नींव कहाँ पर रख दी इन्होंने? रणथंभौर के अंदर। कब रखी? 1194 के अंदर रखी थी। इसके बाद देखो, जब गोविंदराज ने नींव रखी तो उसके बाद जो राजाएं आए थे वो अपने लिए एक एक जो फैक्ट है उनके लिए वो अपने को याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं वल्हण है। वल्हण जो राजा थे गोविंदराज के बाद आए और इनके समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए यही है। सबसे ज़्यादा रणथंभौर में महत्वपूर्ण है हमीर देव चौहान। जैसे अजमेर के चौहानों में 2 राजा महत्वपूर्ण थे, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, उसी प्रकार से इसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण केवल हमीर देव चौहान है। तो चलिए अब इनको जो शुरू के राजा उनको थोड़ा बेसिक से समझेंगे। जैसे वल्हण है तो उनके समकालीन कौन थे? दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक था। वही पहलोदन यानी कि प्रहलादन भी इसे कहते हैं, जिसके समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक, अमर शाह और इल्तुतमिश क्या थे? दिल्ली का राजा था। अब देखो यहाँ पर देखो, यानी कि जो सम्राट था ये सब कौन से थे? तुर्क से आए थे, यानी गजनी से आए हुए सब शासक थे। वीर नारायण की बात करें तो वीर नारायण जो था, ये वीर नारायण जो थे इनके समकालीन कौन थे? इल्तुतमिश। अब जो इल्तुतमिश इनके समकालीन था तो उस टाइम पर इनके खिलाफ एक असफल आक्रमण, कहने का मतलब वीर नारायण के खिलाफ इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया रणथंभौर पर तो उसमें इल्तुतमिश जो था वो असफल रहा। इल्तुतमिश क्या रहा? असफल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुला लिया। किसके लिए? तो संधि समझौते के लिए। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर वीर नारायण की मृत्यु कर दी गई, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद देखो वाघभट, कौन आते हैं? वाघभट के समकालीन थे इल्तुतमिश, ठीक है, रजिया सुल्तान और बहराम शाह और उसके बाद मसूद शाह। ये कौन थे? चारों के चारों शासक वाघभट के समकालीन थे। ऊपर के सन पे यानी कि ध्यान मत देना, ये ठीक है, ये ऑलरेडी गलत टाइप हो चुके हैं ऊपर से। वाघभट के समकालीन कौन थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और मसूद शाह। और वाघभट की भी यही बात है कि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान ने
वाघ भट्ट पर यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसमें वह असफल रही। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिम्हा भी कहते हैं। कौन है जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिम्हा भी कहते हैं, और इनके समकालीन थे नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। दो ही शासक थे, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। ये किसके समकालीन थे, जैत्र सिंह के। और जैत्र सिंह किसके पिता थे, हमीरदेव चौहान के पिता थे। कौन, जैत्र सिंह। इसके बाद अंतिम शासक आ जाते हैं हमीरदेव चौहान, जिनके समकालीन थे बलबन, फिर जलालुद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया, जिनकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी बना, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान यहाँ पर आक्रमण किए 1301 में और यहाँ पर शाखा वगैरह हुआ था। इसकी कंप्लीट डिटेल अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग हमीरदेव चौहान के टाइम पीरियड को देखें तो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक हमीरदेव चौहान ने शासन किया था। अब देखो इनके कुछ व्यक्तिगत परिचय को समझेंगे, इनकी साहित्य स्थापत्य को समझेंगे, फिर इनके युद्ध वगैरह को आराम से समझेंगे, और यहाँ पर इनके युद्ध वगैरह शाखा वगैरह जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी पूरी डिटेल अब हमीरदेव चौहान की ही पढ़ेंगे अपन लोग। तो हमीरदेव चौहान के अगर व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो इनके पिता कौन थे, जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिम्हा भी कहते हैं। माता थी हीरा देवी, वही पत्नी थी रंग देवी। माता कौन थी, हीरा देवी, और पत्नी कौन थी, रंग देवी, और बेटी थी पद्मा, जिन्हें देवल देवी कहते हैं। तो रानी ये हो चुकी है और बेटी कौन हो चुकी है, पद्मा यानी देवल दे। तो ये जोहर वगैरह करते हैं युद्ध के बाद में। देखो इनके घोड़े का क्या नाम था, बादल था। क्या था इनके घोड़े का नाम, बादल। इसके बाद देखो दरबारी विद्वान की बात करें तो बीजादित्य और राघव देव नाम के कौन थे, दो दरबारी विद्वान थे। राघव देव कौन थे, इनके गुरु थे। राघव देव कौन थे, इनके गुरु थे, और बीजादित्य और राघव देव क्या थे, इनके दरबारी विद्वान थे दोनों। इन्होंने अपने ही टाइम के अंदर पंडित विश्वरूप जी के साथ मिलकर एक कोटि यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, कोटि यज्ञ करवाया था। इसके अलावा इन्होंने 32 खंभों की क्या बनवाई थी, छतरी बनवाई थी। और किसके याद में बनाई थी, वो अपने पिता जैत्र सिंह की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इस छतरी को क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। क्या कहते हैं इसे, न्याय की छतरी भी इस छतरी को कहते हैं। ये अपने जो थे स्थापत्य कला को अगर इनकी समझे तो अपने हमीरदेव चौहान की हो चुकी है कि 32 खंभों की छतरी बनाई, जो जैत्र सिंह यानी कि इनके पिता जो जैत्र सिंह थे उनकी याद में बनाई थी। और उसका जो मतलब था यानी कि उसे न्याय की छतरी भी कहते थे। इन्होंने कोटि यज्ञ करवाया पंडित विश्वरूप जी के साथ में मिलकर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था श्रृंगार हार। क्या था पुस्तक का नाम, श्रृंगार हार पुस्तक लिखी थी। दरबारी विद्वान कौन थे, इनका घोड़ा कौन था, इनकी बेटी, इनके पति इनकी पत्नी, इनकी माता और इनके पिता कौन थे, और इनका टाइम पीरियड कौन सा था शासन का, वो भी अपन लोगों ने देखा है। हमीरदेव बनाम जलालुद्दीन खिलजी। देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आगे की तरफ अपन लोग जो बढ़ते हैं, जिसमें अपन लोग जो है जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष को समझे। तो हमीरदेव और वर्षीय जलालुद्दीन खिलजी को अगर हम समझे तो देखो 1290 ईस्वी की बात है, जब जलालुद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग पर क्या किया था, हमला किया था। और उस जैन दुर्ग पर हमला करने पर यह असफल रहा था उस टाइम के अंदर भी। यानी कि 1290 के अंदर जब जलालुद्दीन खिलजी ने 90-91 में हमला किया तो जैन दुर्ग पर जब हमला किया तो उसमें असफल रहा। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ये रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं, इसको कुंजी भी कहते हैं। जब जैन दुर्ग पर हमला किया तो अपने को पता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या है, जैन दुर्ग। और इस पर हमला किया तो इस पर कौन रहा, असफल रहा, जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा। इस संघर्ष में अमीर के सेनापति थे गुरुदास सैनी। कौन थे, गुरुदास सैनी, और वह मारे गए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुरुदास सैनी कौन से सैन्य अभियान के दौरान मारे गए या कौन से युद्ध में मारे गए थे, तो जलालुद्दीन खिलजी जब जैन दुर्ग के संघर्ष के टाइम पर कौन मारे गए थे, गुरुदास सैनी। यानी कि जैन दुर्ग पर जब हमला किया गया था उस टाइम पर। फिर दूसरी बार फिर यह आए और इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को घेर लिया था अपने सेना से चारों तरफ से। यानी कि रणथंभौर को घेर लिया, कब की बात है, 1292 की बात है। और जब रणथंभौर को घेर लिया तो रणथंभौर के दरवाजे वगैरह भी नहीं खोले गए थे। देखो जो जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, कुरबेग आलम, मलिक खुर्रम, अहमद सिरजंदर। ये किसके सेनापति थे, जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन हो चुके, कुरबेग आलम, मलिक खुर्रम और अहमद सिरजंदर। इसके बाद देखो जलालुद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया और इनके सेनापति थे ये 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आने के बाद भी ये असफल रहा। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जाते हुए इसने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है जब असफल हो जाता है तो, कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और ये कहकर वो दिल्ली वापस चला जाता है। इनका सलाहकार था अहमद चाप। ठीक है, सलाहकार कौन था, अहमद चाप। परिणाम क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी दोनों बार ये सफल हो गया और वापस लौट गया। यही इसका परिणाम था। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, इसमें ज़्यादा कोई मैटर है नहीं। इसमें केवल इतना सा है, जैन दुर्ग का संघर्ष आ चुका है, उसके बाद में रणथंभौर पे घेरा डाला, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी से कुछ नहीं हुआ, वो वापस चला गया।
फिर उसके बाद में अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। जलालुद्दीन खिलजी से कुछ नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1296 के अंदर जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, इसको इनकी हत्या कर दी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कब की? 1296 के अंदर हत्या कर दी। तो अब राजा कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। और राजा जब अलाउद्दीन खिलजी हो गया था, तो अब इस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी राजा हो गया तो उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। देखो, आक्रमण तो हुआ, लेकिन आक्रमण का कारण क्या था? आक्रमण का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की हार का बदला, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार करने की जो नीति थी, इस कारण से इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए भी हमला किया। उसके अलावा टैक्स का विवाद हो गया था, यानी कि कर का विवाद। टैक्स देने से इनकार कर दिया। किसने? अमीरदेव चौहान ने। इसके अलावा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी। देखो, ये मंगोल विद्रोही मोहम्मद जो शाह था, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। और इसे अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी, कौन? चिमना, इससे क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। इसीलिए उस चक्कर में क्या हुआ था? इनके बीच में संघर्ष हुआ था। और जो मोहम्मद शाह जो था, इसको कौन सी जागीर दे दी? जागना की जागीर दे दी। किसने? हमीरदेव चौहान ने। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी भेजता है पत्र कि मोहम्मद शाह को मेरे हवाले कर दो, अन्यथा फिर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो हमीरदेव चौहान थे, इन्होंने वापस रिप्लाई करते हुए उस पत्र को वापस भेजा और कहा कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहते ही उसने अलाउद्दीन खिलजी को वापस पत्र जो था वो भेज दिया। और पत्र भेजने पर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने रणथंभौर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था, तो इसका रीजन अपने को पता चल चुका है, आक्रमण क्यों कर दिया था ये। ठीक है, आक्रमण क्यों किया था? आक्रमण किया इसने 1299 के अंदर। कब किया? 1299 के अंदर। और जो हमीरदेव था, इनके सेनापति, हमीरदेव जो थे, इनके सेनापति कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। वहीं अलाउद्दीन जो खिलजी था, इनका सेनापति था उल्गू खां, नुसरत खां, अल्प खां। कौन था? उल्गू, नुसरत और अल्प खां। हुआ क्या? इस युद्ध के अंदर जो धर्म सिंह था, उस धर्म सिंह को हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि इस युद्ध के अंदर भीम सिंह मारा गया। कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। और भीम सिंह के मारे जाने के कारण धर्म सिंह को सेनापति पद से हटा दिया गया। कहा गया कि आपके द्वारा ही जो है उनकी हत्या, आपकी वजह से भीम सिंह की हत्या हुई है, यह कहकर धर्म सिंह को हटा दिया और उनकी जगह भोज को बनाया गया। भोज, दूसरे सेनापति का क्या नाम था? भोज, उसे बनाया गया। लेकिन भोज से जो है सेना का कार्य संभला नहीं और उसके बाद में धर्म सिंह को वापस से बुलाकर वापिस सेनापति बना दिया गया था। यह 1299 का युद्ध था। ठीक है। इस युद्ध का कारण था मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम कथा। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है मोहम्मद शाह और चिमना की प्रेम कथा की? तो ये मिलती है हमीर हट पुस्तक के अंदर। किस में मिलती है? हमीर हट पुस्तक के अंदर। इसके अंदर अपन लोगों ने समझ लिया है, क्या क्या समझा है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो पत्र भेजा था उसमें हमीरदेव चौहान ने क्या वापस रिप्लाई किया। ठीक है। और ये जो मुख्य कारण था, ये प्रेम कथा वाला, ये किसके अंदर मिलता है? हमीर हट के अंदर। उसके अलावा 1299 के युद्ध को समझा। लेकिन इसके बाद में 2 साल बाद 1301 के अंदर फिर से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? हमला करता है। क्या करता है? हमला करता है और उस हमले में सफल हो जाता है। लेकिन सफल क्यों होता है? जो हमीरदेव चौहान थे, इनके सेनापति कौन थे? रणमल, रतिपाल, सुरजन शाह। इन सेनापतियों ने क्या किया? अपने हमीरदेव चौहान जी के साथ में छल कर दिया। छल करने का मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल गए। इन्होंने मतलब पैसा ले लिया और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की साइड में मिल गए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने वचन दिया कि हम आपको यहाँ के राजा बना के चले जाएंगे। तो ऐसा कहते ही ये जो लालच में आए और उसके बाद में इन्होंने जो था विश्वासघात किया और विश्वासघात करने के कारण हमीरदेव चौहान की हार हुई। देखो, आगे देखो, यहाँ पर युद्ध के तथ्यों को अगर हम देखें तो इसको अपन लोग बाद में देखेंगे। अपन लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो इसमें जो है शाखा हुआ, यानी कि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, यानी कि पहली बार राजस्थान के अंदर शाखा हुआ था। उस शाखे के अंदर केसरिया किसके द्वारा किया गया? हमीरदेव चौहान। याद रखना, ये राजस्थान का पहला शाखा है। अपन जब अपने रावल रतन सिंह को पढ़ेंगे, उसके अंदर मेवाड़ का प्रथम शाखा आएगा। क्या आएगा? मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का द्वितीय शाखा आएगा। लेकिन ये राजस्थान का प्रथम शाखा था, ये याद जरूर रखना।
ठीक है। और द्वितीय शाखा राहुल रतन सिंह वाला जो मेवाड़ का होता है। देखो आगे चलो, हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या किया, केसरिया किया, जल जौहर किया गया एक तो, और एक के द्वारा अग्नि जौहर किया गया। अग्नि जौहर किसने किया, रानी रंग देवी ने तो अग्नि जौहर किया और बेटी पद्मा ने जल जौहर किया। रानी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया और बेटी पद्मा ने जल जौहर किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि राजस्थान में प्रथम बार क्या हुआ, जल जौहर हुआ, एकमात्र जल जौहर भी यही है, ठीक है। फर्स्ट बार वाला जो जल जौहर है वह है। अब देखो इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी मिलती है मिफ्ता उल फतूह अमीर खुसरो की, और तारीख फिरोज शाही जो बरनी की थी, यानी कि मिफ्ता उल फतूह किसकी है, अमीर खुसरो की, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तारीख फिरोज शाही जो बरनी की है उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। अब देखो युद्ध के बाद के जो तथ्य है उनको समझते हैं। तो युद्ध के बाद में जो जैन था, जो दुर्ग था उसका नाम बदल दिया गया जैन का, और उसका नाम कर दिया गया नौशहर। क्या कर दिया, नौशहर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैन का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। और रणथंबोर का जो नेतृत्व था वो उल्गू खां को देकर चला गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। रणथंबोर का नेतृत्व उल्गू खां को सौंप गया अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ देखो, आगे देखो यहाँ पर कि अमीर जो खुसरो था इसने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो चुका है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है, अमीर खुसरो की इसी जो पुस्तक थी इसके अंदर ये कहा गया है, अमीर खुसरो ने कहा कि इस दुर्ग में ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, यानी कि अकाल पड़ चुका था कि सोने के दाने के बदले में भी एक अनाज का दाना भी मिलना मुश्किल था। सोने के दाने के बदले में भी एक अनाज का दाना मिलना भी मुश्किल था। ये अपन लोगों ने इसके अंदर पढ़ा, यानी कि इस युद्ध के बारे में जो प्रमुख जितनी भी जानकारियाँ थी उसको अपन लोगों ने इसके अंदर पढ़ा कि इसके अंदर इनके सेनापति रणमल रतिपाल सुरजन शाह ने विश्वासघात कर लिया था। और इसके अलावा प्रथम शाखा हुआ राजस्थान का, युद्ध के तथ्यों को समझा, जानकारी कहाँ से मिलती है ये सब कुछ अपन लोगों ने समझा था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। तो जो हमीरदेव चौहान था इनके कुछ और विजय अभियान साहित्य स्त्रोत इनको थोड़ा समझते हैं। तो हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन के अंदर इन्होंने कुल 17 युद्ध लड़े थे हमीरदेव चौहान जी ने, और 17 युद्धों के अंदर में से ये 16 में विजय रहे। अंतिम कौन सा 1301 वाला, उसमें क्या रहे, ये असफल रहे, और उसी के अंदर असफल होते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब देखो इन्होंने भीमरस के अर्जुन देव को हराया, धारा के भोज को हराया, मेवाड़ के समर सिंह को हराया, ठीक है। इतने सारे शासकों को इन्होंने हराया था, और 17 युद्धों में से 16 में ये विजय रहे। अब देखो इनके टाइम पीरियड के अंदर जो काव्य साहित्य वगैरह लिखे गए थे उनमें देखो हमीर हट को किसने लिखा, चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीरदेव रासो जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। और हमीर बंधन अमृत कैलाश ने लिखा। और हमीर रायन भाऊ व्यास ने लिखा। और हमीर राजा हमीर राकवित ये जेमा ने लिखा था। देखो हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया, हमीर हट लिखा गया चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर देव रासो, यहाँ पर सारंगधर, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर रायन भाऊ व्यास, और राजा हमीर यहाँ पर जेमा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अपन लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तरों के अंदर अपन लोग एक एक करके सारे प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न है कि जो रजिया सुल्तान ने रणथंबोर के किस शासक के विरुद्ध क्या भेजा, सैन्य अभियान भेजा और मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी को भेजा था। कहने का मतलब जब रजिया सुल्तान ने रणथंबोर के ऊपर अपना सैनिक अभियान भेजा था उसमें दो सेनापति थे, मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी, इन दोनों को भेजा था। तो ये कौन से राजा के टाइम पीरियड में भेजा गया था, हमने पढ़ा था, दो चीज़ों को पढ़ा था। एक तो रजिया सुल्तान के द्वारा भेजा गया सैनिक अभियान जिसमें वह असफल रही, और एक इल्तुतमिश के द्वारा भेजा गया सैनिक अभियान जिसमें वह भी असफल रहा। तो देखो रजिया सुल्तान ने वाघभट के खिलाफ क्या भेजा था, सैनिक अभियान, जिसमें क्या रही, वह असफल रही। लेकिन इल्तुतमिश ने वीर नारायण के खिलाफ क्या भेजा, सैनिक अभियान भेजा। किसने भेजा था, यह इल्तुतमिश ने भेजा था। किसने भेजा, इल्तुतमिश ने भेजा था ये सैनिक अभियान, ठीक है। किसके खिलाफ, वीर नारायण के खिलाफ, लेकिन यह भी असफल रहा, यानी कि दोनों क्या रहे थे, असफल रहे थे। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमीरदेव चौहान के संदर्भ में गुरुदास सैनी की ऐतिहासिक भूमिका क्या थी। गुरुदास सैनी कौन था हमीरदेव चौहान के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या वह हमीरदेव चौहान के दरबारी कवि थे, नहीं। क्या वह हमीरदेव चौहान
जो जय हिंद युद्ध हुआ था उसमें शहीद होने वाले सेनापति थे, और क्या वो कोठी यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे या अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही थे। तो देखो अपन लोगों ने पढ़ा था कि जय दुर्ग का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी यानी कि JK वर्सेस अपने हमीरदेव चौहान यानी कि JK वर्सेस हमीरदेव चौहान, और ये हुआ था 1291 में। कब हुआ था ये? 1291 के अंदर यह संघर्ष हुआ था। अब इस संघर्ष के अंदर यानी 90-91 में यह संघर्ष हुआ था। 90-91 में जब ये संघर्ष हुआ तो उसके अंदर गुरुदास सैनी क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और ये क्या थे? हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। अब देखो अपन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर पीरियड में भी देखा था कि भीम सिंह जो था वो ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सेनापति वाली चीजें आपको सब राजाओं के अंदर अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद देखो श्रृंगार हार नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? अपन लोगों ने पढ़ा था हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनवाई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था श्रृंगार हार। क्या लिखा था? श्रृंगार हार। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वयं हमीरदेव चौहान जी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई थी। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस दुर्ग के घेरे के दौरान कहा था, यानी कि रणथंभौर के किस दुर्ग के घेरे के दौरान यह कहा था कि ऐसे में 10 किलो को, ठीक है, रणथंभौर जब अभियान किया था उस टाइम पे, तो ऐसे में 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो खुद रणथंभौर दुर्ग ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। ये अपने 1296 में जब वापस 1292 में जब वापस संघर्ष करने आए उस टाइम की बात है। देखो 1299 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो कौन सा जो सेनापति था वो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया 1299 में, तो वो था नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां उस समय मारा गया था। देखो हमीरदेव ने भीम सिंह की मृत्यु का दोषी किसे माना था और उसे सेनापति के पद से हटाकर किसे नियुक्त कर दिया गया था? तो देखो भीम सिंह की मृत्यु पर दोषी किसे बनाया गया था? मैंने बताया था धर्म सिंह को दोषी बनाकर उसे हटा दिया गया था और उसकी जगह भोज को बना दिया गया था, लेकिन भोज भी इतना काबिल नहीं था इसलिए इसे हटाकर फिर धर्म सिंह को बना दिया गया था। लेकिन अपने को ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट मानना है। देखो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण मोहम्मद शाह को शरण देना था। की बात सही है कि अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण मोहम्मद शाह को शरण देना भी था। हमीरदेव मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? मैंने बताया था हमीरदेव चौहान ने जागना की जागीर किसे प्रदान कर दी थी? मोहम्मद शाह को प्रदान कर दी थी। किसे कर दी? मोहम्मद शाह को। कहाँ की जागीर? जागना की जागीर इसे प्रदान कर दी थी। हमें देखो चंद्रशेखर द्वारा के रचित हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की किस बेगम का प्रेम संबंध मोहम्मद शाह के साथ बताया जाता है? हमने पढ़ा था चिमना बेगम। कौन थी चिमना बेगम? और वो उसकी जानकारी किस में मिलती है? हमीर हट के अंदर। और इसके लेखक कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। और किसके साथ था? मोहम्मद शाह के साथ में। इनको शरण किसने दी? हमीरदेव चौहान ने दी, साथ में जागड़ा की जागीर भी दे दी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया था और ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी। ठीक है, 1301 ईस्वी के अंदर शाखे हुआ था हमीरदेव, यानी कि जो रणथंभौर में जो शाखा हुआ था उसमें हमीरदेव के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापतियों का सही समूह कौन सा है? रणमल है, सही बात है। रणमल है, सही बात है। सुरजन शाह है, सही बात है। भीम सिंह नहीं, भीम सिंह और ये वाला तो ऑप्शन ही कट हो चुका है। भोज को तो हटा दिया गया था। धर्म सिंह ये ऑप्शन भी कट हो चुका है। रणमल, रतिपाल, सुरजन शाह, रणमल, रतिपाल, गुरुदास सैनी तो पहले ही मारा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट हो चुका है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह। देखो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। रणथंभौर के विजय के बाद यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो। अबुल फजल अमीर खुसरो में कंफ्यूज मत होना। अपन लोगों ने यहाँ पर लास्ट वाले पेज के अंदर हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझा है। देखो हमने किसी भी डिटेल को छोड़ा नहीं है। अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है कि दुर्ग में अकाल पड़ा और सोने के दाने के बराबर भी एक अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब हर डिटेल को अपन लोगों ने काफ़ी डीपली तरीके से समझा है, इसलिए आप लोग जो है किसी भी चीज़ को मिस ना करो। यहाँ पर अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का कार्यभार किसे सौंप दिया था? रणथंभौर जब विजय हो गया था उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का कार्यभार किसे सौंपा था? तो रणथंभौर दुर्ग का कार्यभार देखो नुसरत खां तो मारा गया था पहले से, तो इसका कार्यभार सौंपा गया था उल्गू खां को। किसे सौंप दिया गया था? उल्गू खां को सौंप दिया गया था। न्याय की छतरी के
संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। क्या यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित छतरी है? क्या इसमें 32 खंभे लगे हुए हैं? या इसका क्या असत्य कथन चाटना है? इसका निर्माण हमीरदेव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में करवाया था और यह लाल पत्थरों से निर्मित 84 खंभों की छतरी है। ये चीज़ यहाँ पर गलत हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है? यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो ये कितने 32 खंभों से निर्मित छतरी है। इसके अलावा उन्हें पिता जेतर सिंह की याद में बनाई गई थी और ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीरदेव ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे। उनमें से कितने युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी? तो उन्होंने कुल 16 युद्धों के अंदर क्या कर ली थी? विजय प्राप्त की थी। और 1301 वाला जो 17वां युद्ध हुआ था उसके अंदर ये क्या रहे? असफल रहे थे। आगे का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमीरदेव ने किस शासक को पराजित कर उसे कर वसूला था? हमीरदेव ने किस शासक को पराजित करके उससे कर वसूला था? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखो अपने को शायद नोट्स के अंदर इसकी डिटेल नहीं मिली, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस शासक को पराजित करके। तो मेवाड़ का समर सिंह, यानी कि मेवाड़ के जो समर सिंह थे, इनको पराजित करके क्या वसूला? कर वसूला था। किसने? हमीरदेव चौहान ने, या इन मेवाड़ के समर सिंह जी को पराजित किया और उनसे क्या वसूला था? कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग को जीत कर उसका नाम क्या कर दिया था? जैन दुर्ग का, ये देखो ये नाम आपको सबको, ये सबके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, किसी के भी नाम ऐसे नहीं है, क्योंकि देखो जैसे जैन दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था, ऐसे सभी के आपको नाम याद होने चाहिए। अब देखो जैसे मेवाड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था, ऐसे आपको हर एक के नाम याद होने चाहिए। नौशहर किसका कर दिया था? नौशहर कर दिया गया था जैन दुर्ग का। मोमिनाबाद किसका कर दिया गया था? आमेर का कर दिया गया था। किसका? आमेर का कर दिया गया था। इस तरीके से आपको सबके याद होने चाहिए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हमीरदेव चौहान की जानकारी का स्रोत नहीं है? हमीरदेव चौहान की जानकारी का स्रोत नहीं है। हमीर रायन यह भी है, हमीर बंधन यह भी है, और हमीर राग कविता जो जेमा के द्वारा लिखी गई थी यह भी है। लेकिन पृथ्वीराज विजय जो है ये इस टाइम का नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान यानी कि अजमेर के चौहानों के टाइम पीरियड का है। हमीरदेव रासो के लेखक कौन थे? तो हमीरदेव जो रासो था इसके लेखक का नाम था, क्या जोधराज और सारंगधर था? क्या नयन चंद्र सूरी था? क्या चंद्रशेखर था? या जय सिंह सूरी था? तो बताइए इसका लेखक का नाम क्या था? तो इसमें जो है अपना सही आंसर होगा वो होगा जोधराज और सारंगधर। क्या हो जाएगा? जोधराज और सारंगधर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमीरदेव रासो के लेखक थे जोधराज और सारंगधर। रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर उसकी हत्या करवा दी थी? देखो मैंने इसका बताया था कि वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी असफल आक्रमण होने के बाद में। अपने फर्स्ट में इसे पढ़ा था। ठीक है, हमीरदेव चौहान के घोड़े का नाम क्या था? क्या चेतक? नहीं, ये तो महाराणा प्रताप के नाम था। बादल? क्या नाट्यरंभा था? क्या मर्दाना था? तो क्या था हमीरदेव चौहान के घोड़े का नाम? तो देखो हमीरदेव जो चौहान थे इनके घोड़े का नाम था बादल। क्या था? बादल। देखो नाट्यरंभा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था। मर्दाना क्या था? हाथी था। चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के। बादल किसके घोड़े का नाम था? हमीरदेव चौहान के। नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था। देखो मर्दाना किसका नाम था? हाथी का नाम था। आगे अपन क्वेश्चन पे चलते। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने रणथंभौर के अंदर अभियान की जानकारी बताई थी? तो इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बर्नी। कौन थे? बर्नी थे। किसके लेखक? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक क्या थे? कौन थे? बर्नी थे। देखो यहां तक अपन ने, इसका टॉपिक भी बहुत छोटा था तो अपन ने इसमें 20 ही एमसीक्यूज किए हैं, ताकि जो है इसका टॉपिक छोटा था तो क्वेश्चन भी कम ही लिए गए। देखो इसके बाद अपन लोगों ने आज कल अजमेर के किए थे, ठीक है, परसों के दिन, और आज अपन लोगों ने रणथंभौर के भी कर लिए। अब कल अपन लोग झालोर के भी कर लेंगे और परसों के दिन फिर इस प्रकार से करते हुए अपन लोग जो चौहान वंश को कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी के अंदर अपन लोगों ने जो है 4 क्लासें अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब इसके बाद अपन लोग जो है सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी की क्या ली जाए, मैराथन क्लास ली जाए, और उस मैराथन क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए आपकी क्या? ज्योग्राफी। क्या हो जाए? ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए उस मैराथन क्लास के अंदर, और इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स फिर डिटेल, क्वेश्चन आंसर्स फिर डिटेल, ताकि इससे क्या होगा कि आपका रिविजन इस तरीके से होगा कि आपके नोट्स भी रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज हो जाए। पढ़ाई ऐसी करो कि एक ही जगह से करो भले पढ़ाई, लेकिन इस तरीके से करो कि आपके सारा का सारा रिवीजन जो है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में नोट्स भी रिवाइज हो जाए, प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज हो जाए। और ये सब रिवाइज होने के बाद में जो आपका पेपर है वो काफ़ी बेहतर जाएगा, क्योंकि आपने नोट्सों को रिवाइज किया है। क्वेश्चंस के द्वारा रिवाइज करना बेहतर है, क्योंकि अपना क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी MCQs का ही सिस्टम होता है, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी आपको अगर नोट्स एक बार रीडिंग करोगे तो उस नोट से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं है,
तो कंफर्म है। तो उस नोट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको राइट करोगे। एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं तो आप उनको जो है, इतना ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, सब में आता है। ये एक रियलिटी है। कोई टीचर कहते हैं मेरे नोट से 100% क्वेश्चन आएंगे तो उसको कई वहीं पे कहते हो सर झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। आपको जो मैराथन क्लास के अंदर नोट्स प्लस एमसीक्यूज करवाई जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। और अपने वेबसाइट पे अगर आप फटाफट से लॉगिन कर लेना, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नहीं मिले, अगर नहीं मिलता है, किसी कारण से डालना भूल भी जाए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो है पिन जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी, यानी क्लास अच्छी लगी है, तो दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आने वाली है उसे आप लोग मिस ना कर सको। ठीक है, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय